जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए लुसेंट बुक से जीके जीएस का क्यूज स्टार्ट किए थे, जिसमें कल आपका एक क्यूज हो चुका है। आज आपका दूसरा क्यूज चलेगा और इस क्यूज का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और देखिए दोस्तों, क्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। ये सेशन उन अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिनका जीके जीएस वीक है, और जो स्टूडेंट पहले से मेरे पास पढ़ रहे हैं उनको ये सभी प्रश्न आसान लगेगा। अगर आप लोग चाहें तो सेशन को देख सकते हैं, आपका रिवीजन होगा। बाकी ये सेशन प्रॉपर उन छात्र छात्राओं के लिए है जिनका जीके जीएस वीक है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो याद कर लीजिए, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो नोट कीजिए, नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। दूसरा प्रश्न ये बनता है, नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछता है तो दोदा बेटा। ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दक्षिण भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अरावली पहाड़ी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है? वल्केनाइजेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है वल्नीकरण। बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो प्रयोग किया जाता है इसमें क्या? सल्फर। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए, प्रत्यास्था सीमा और में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं यंग गुणांक, और इसका मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग गुणांक का मात्रक है। आगे देखिए, चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। चरक संहिता ये चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, कि आयुर्वेद से संबंधित है। अब यहाँ से पूछता है कि चरक संहिता जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चरक के द्वारा लिखा गया है। दूसरा प्रश्न ये बनता है, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे देखिए, शिमला समझौता जो कि 1972 में हुआ था, इस पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुआ था शिमला समझौता 1972 में। ताशकंद समझौता पूछता है कब हुआ था?
तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताइए पंचशील समझौता कब हुआ था। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 है तो उस तत्व का नाम क्या है। और देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्नों के साथ हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 5, तो सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 2 10 और 5 15। तो 15 ये जो होता है किसका परमाणु क्रमांक है, तो आप सभी जानते हैं ये फास्फोरस का होता है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो 12 होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 ध्यान रखेंगे। क्लोरीन का एक बार पूछा गया था एग्जाम में, तो परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 एवं 7 ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन होती है। चलिए आंसर बताएंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। चलिए आर्ट के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है मेलानिन। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है मेलानिन। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ होगा, कर्नाटक में ही होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो याद रखिएगा कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। एक पूछता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, टी बोर्ड ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पेशावर एवं काबुल ये दोनों किसके माध्यम से जुड़े हैं, तो याद रखिएगा खैबर दर्रा के माध्यम से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो हमने आपको काफ़ी बार बताया है 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि ओजोन लेयर जो है ये वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है। तो देखिए, वायुमंडल में पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। जबकि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं घटित होती है, ध्यान रखेंगे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है और जिनका भी जीके जीएस वीक है आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, याद कर लीजिए फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी। तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ए और सी दोनों। और देखिए विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
दोनों का हेड क्वार्टर पूछता है तो वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना हुई थी किस सम्मेलन से, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। आप लोग कमेंट करके बताइए यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो देखिए यहाँ पे मद्रास में पूछा जा रहा है। अगर पुणे में पूछे तो पुणे में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे बाल गंगाधर तिलक, जबकि मद्रास में पूछे तो एनी बेसेंट। यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। एनी बेसेंट की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो 1925 में बनी थी कौन, सरोजिनी नायडू। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है और इनको भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था पूछा जाता है, तो याद रखिएगा वैलेंटाइन चिरोल ने। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है, तो बहुत ही आसान है, ये है आर्टिकल 29। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा अनुच्छेद 32 क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, सार्क का फुल फॉर्म भी पूछता है तो साउथ, याद रखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना होती है 1985 में, ध्यान रखेंगे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो यहाँ पर प्रथम सम्मेलन पूछा जा रहा है, आंसर क्या होगा, ढाका बांग्लादेश में। आगे देखिए, विश्व में प्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ। देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, पूछा जाता है एग्जाम में। और ये भी पूछता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कब लागू किया गया था, अभी हमने आपको बताया। अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। भारत में पहली बार जीएसटी कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। देखिए एक होता है राज्य वित्त आयोग, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल, जबकि केंद्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 280 में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, इसको मार्क कीजिए, एग्जाम में पूछा गया था। वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है, तो देखिए वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है संविधान में आर्टिकल 280 में, तो ये एक संवैधानिक संस्था है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नीति आयोग की घोषणा कब की गई थी, यहाँ पे देखिए नीति आयोग की स्थापना नहीं पूछा जा रहा है, नीति आयोग की घोषणा। तो आंसर 1 जनवरी 2015 नहीं होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है, लेकिन घोषणा किया गया था 15 अगस्त 2014 को। इस बात को आप सभी जरूर ध्यान रखेंगे। और नीति आयोग जो है ये किसके स्थान पर आया है, तो योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है,
तो प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो इसे भी याद कर लीजिए, सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। और अभी हाल ही में CEO किसे बनाया गया है, तो BVR सुब्रमण्यम को। इसे भी नोट करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है। चलिए आंसर कीजिए, केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन कौन करता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वित्त आयोग। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया। चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो याद रखिएगा सही जवाब है 1951 में। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी। इसे भी ध्यान रखेंगे, KC नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा NK सिंह। यहाँ पे लिख देते हैं NK सिंह वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम कौन थे, KC नियोगी। अभी हमने आपको बताया, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है, इसको भी हमने आपको बताया, केंद्रीय वित्त आयोग का गठन और राज्य वित्त आयोग का गठन। तो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कौन करता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत में GST को किस समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया। चलिए आंसर बताएंगे, GST से संबंधित कौन सी समिति है, तो याद रखिएगा ये है विजय केलकर समिति। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, देखिए ये प्रश्न यहाँ पे आ गया। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, तो याद रखिएगा राज्य के राज्यपाल, जबकि केंद्र वित्त आयोग पूछे तो राष्ट्रपति। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। चलिए आंसर बताइए, पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा ये होता है जीवाणु के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था, तो आपको याद होगा कांग्रेस का 1906 में अधिवेशन होता है कलकत्ता अधिवेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था 1906 वाला का, तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछे तो 28 दिसंबर 1885 को होती है ए हो ह्यूम के नेतृत्व में। इसे जरूर ध्यान रखेंगे। और इसका प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था 1885 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। खाली स्थान को लड़ा गया प्लासी के युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। यानी कि प्लासी का युद्ध कब होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध दोनों आपको याद कर लेना है। तो प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, जबकि बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। दोनों ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, याद रखिएगा तारापुर। सही जवाब है सी ऑप्शन तारापुर। और ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है और इसे USA के सहयोग से स्थापित किया गया था। रावत भाटा पूछता है तो ये राजस्थान में है और इसे कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। रावत भाटा को कलपक्कम कहाँ पर है,
आप लोग कमेंट करके बताइए। और नरोरा कहाँ पर है, दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कल्पक्कम और नरोरा। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि फोकस दूरी जो दिया गया है क्या सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग क्षमता निकालते हैं तो फोकस दूरी जो होती है हमेशा मीटर में होना चाहिए, लेकिन फोकस दूरी यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले 25 को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो 25 में 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 मीटर। ठीक है। अब क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर 1/F। अब देखिए बराबर देंगे 1/F की जगह पे हमको रखना 1/4, 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 4 और यहाँ पे लिख देंगे D, यानी कि क्षमता को डायोप्टर में सूचित करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 4D। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस में आया है। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासन काल में हुई थी। तो आसान प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति होती है 1789 में। डेट जरूर याद रखिएगा। और किसके समय में, तो लुई 16वां। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, यह विशेषता है, कहाँ की विशेषता है, तो याद रखिएगा ये कश्मीर की विशेषता है। अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान दीजिए अक्टूबर 1917 में होती है बोल्शेविक क्रांति और इसका नेतृत्व किया था लेनिन ने। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये बिक्री कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि आयकर, निगम कर, संपत्ति कर ये प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति कौन हुए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और चौथे कौन हुए, तो वीवी गिरी। यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन। दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए दल बदल विरोधी अधिनियम ये किस वर्ष लागू किया गया, तो 1985 में। और दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित जो संशोधन है 52वां संशोधन है, ध्यान रखेंगे। आखिरी प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में, ध्यान रखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप सभी सेशन को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें।